हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। यू आर वाचिंग जेई लाइव डेली और आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये बच्चों हम ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रेशन काफी कुछ कवर कर चुके हैं। अगर कोई हमें अभी ज्वाइन कर रहा है उसने पीछे जाकर प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में हमने जो कवर किया है वो क्या है, मेजरली सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। और आज के लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो जेई के बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है। ठीक है, सो एक हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज लेबनिज थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, एंड दूसरा कवर करेंगे हम एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये दो चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। आई एम समीर चिंचोलीकर। I have done my BTech and MTech from IIT Roorkee and I have more than 10 years of teaching experience. बच्चों यहाँ पर जो आप टीम देख रहे हो, this is Unacademy JEE team which includes Jayan sir, Paras sir, Namo sir and myself. We are on a mission to provide quality education to all of you guys through this channel Unacademy JEE. So do subscribe to the channel and press the bell icon ताकि यहाँ पर हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में सेशंस लेते हैं, लाइव सेशंस लेते हैं, वो आपके मिस ना हो। लाइव सेशंस अटेंड करना बच्चों जरूरी है क्योंकि उससे एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन बनता है। आप जैसे रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे तो आपका सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। आप अगर ये सोचते हो कि मैं एक दिन बैठ के सारा चैप्टर देख लूंगा, 10 लेक्चर देख लूंगा, सो वो काफी एक मुश्किल टास्क हो जाता है। ठीक है, मेक श्योर दैट यू हैव अ डिसिप्लिन्ड प्लान, है ना, जिसके चलते आपको यहाँ पर अच्छे से चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी और आप अपनी प्रिपरेशन को अगले लेवल पे ले जा पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। बच्चों आप अगर हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हो देन टेलीग्राम ऐप इज वेयर वी आर प्रेजेंट। टेलीग्राम ऐप नॉर्मल अपनी व्हाट्सएप ऐप जैसी होती है जिसके अंदर आप कन्वर्सेशंस कर सकते हो। इस पर हमारा एक एजुकेशन ग्रुप है, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन गो टू योर ब्राउजर। After downloading the app, you can go to your browser and just write in tinyurl.com/jlivechat. ये अगर आप डालते हो तो आपको परमिशन मिलता है ग्रुप ज्वाइन करने का, जिसके अंदर ऑलरेडी 16-17 हजार बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आपको भी अगर इसका फायदा लेना है क्योंकि वहां पर बच्चों हम रेगुलरली नोट शेयर कर रहे हैं, आपके साथ में कुछ ना कुछ गाइडेंस शेयर कर रहे हैं, जो अपडेट्स है वो शेयर कर रहे हैं। So it is a very important group for all of you guys. We expect to see you all there also. And apart from this, you can actually learn from us further on Unacademy Plus. Unacademy Plus बच्चों एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो Unacademy JEE चैनल से अलग है। ठीक है, लेकिन ये जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एडिशनल फैसिलिटीज आपको मिल पाएंगी क्योंकि ये बना ही पढ़ाई के लिए है। YouTube जैसे आप जानते हो कि वी आर यूजिंग इट टू डिलीवर एजुकेशन, लेकिन बना ये मस्ती के लिए है। ठीक है, सो दैट इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन अनअकैडमी प्लस एंड अनअकैडमी जेई चैनल। ऑल्दो यहाँ पर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी मैक्स टू मैक्स आपकी मदद करने की, लेकिन जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी आपको पता चलता है बच्चों की लाइव क्लासेस चलती हैं, आप टीचर्स के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हो, तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट वहां पर आपको फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि टीचर आपके साथ ही बैठा हुआ है और वो आपको जो एक फीलिंग है वो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मदद करती है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस रेगुलरली होते रहते हैं। यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट एंड यू कैन अपलोड इन द सेशन ताकि टीचर उसको सॉल्व कर पाए। नाउ दिस इज अ ब्रिलियंट फैसिलिटी जो बाकी कहीं पर भी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर एक कॉमन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप अगर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर ये सारी बातें मिलती हैं इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपको एक कॉमन रैंक पता चलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमने और कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि आप अपनी रैंक पता करो, क्योंकि यहां पर आप कितने ज्यादा नंबर ला रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने बच्चों से ज्यादा नंबर ला रहे हो। ठीक है, यू नीड टू बी अहेड ऑफ द क्राउड। ठीक है, सो दैट इज वेयर टेस्ट सीरीज हेल्प्स यू। और कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पर डाउट भी पूछते रहते हैं कि सर एग्जामिनेशन हॉल में हम बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, उस टेंशन से हम कैसे बचें, उसको कैसे कम करें। तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज ही बच्चों आपको यहाँ पर ज्वाइन करने की जरूरत है। आप जितने बार टेस्ट दोगे उतने बार आपको टेस्ट देने के बाद अगली टेस्ट थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगी। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टॉपिक, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस दैट यू हैव डन, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कितने बार आपने टेस्ट सीरीज दी है, कितने बार आपने टेस्ट दिए हैं, क्विजेस दिए हैं। ठीक है, उससे आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता है और उससे आपको फाइनल एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी प्लस पर आपको अलग अलग कोर्सेज या फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज बाय नहीं करनी होती है। आपको केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना होता है और इसकी मदद से यहाँ पर आपके पास जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, हम भी यहाँ पर कोर्सेज लेते हैं, 11th और 12th के रेगुलर कोर्सेज हैं। साथ ही और भी दूसरे टीचर्स हैं जो काफी बढ़िया टीचर्स हैं, आप उनके नाम जानते भी होंगे। ठीक है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये सब चलता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको अनअकैडमी जेई अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में और वहां पर जो प्लस सेक्शन आपको दिखेगा ऐप ओपन करने के बाद में, वहां पर जाओगे तो आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा।
ठीक है। ये अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू विल बी एबल टू अटेंड लाइव क्लासेस। अनअकैडमी अदरवाइज एक बहुत बड़ा ऐप है, उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, लेकिन लाइव लेक्चर्स यहां पर ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होगे। बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करोगे, आपको एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाई देगा अब से, ठीक है, विच इज अनलॉक 7 डे फ्री ट्रायल। आप यहां पर 7 दिनों तक फ्री में अनअकैडमी के सारे कोर्सेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस न्यू ऑप्शन इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। अगर आपको यहां पर ये फ्री ट्रायल में सारे लेक्चर्स अटेंड करके अच्छा लगता है, देन यू कैन गो फॉर द एक्चुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रायल ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। अच्छा, इसके लिए आई थिंक आपको एंड्रॉइड ऐप पर होना जरूरी है। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट ऑन योर कंप्यूटर का ब्राउजर या फिर नॉट ऑन योर आईफोन, ठीक है। यू नीड टू बी ऑन योर एंड्रॉइड ऐप, ताकि आप ये वाला ऑप्शन अवेल कर पाओ। बट सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन आप कहीं पर भी अवेल कर सकते हो। जस्ट 7 डे ट्रायल वाला ऑप्शन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, एंड्रॉइड की ऐप पर जाकर यहां पर 7 डे ट्रायल अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, एक बार आप 7 दिन तक पढ़ लेते हो, सो वी आर श्योर कि आपको यहां पर सारी चीजें पसंद आएंगी। आफ्टर दैट इफ यू सब्सक्राइब देन वी वुड सजेस्ट टू गो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, ताकि आपका जो कॉस्ट है पर मंथ का वो काफी अफोर्डेबल दिखाई देगा आपको। अगर आप यहां पर और प्राइस को कम करना चाहते हैं, आप हमारे स्टूडेंट क्योंकि ऑलरेडी हैं, वी आर गिविंग यू अ कोड विच इज जेईई लाइव, ठीक है। जेईई लाइव कोड से आपको जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिल जाता है। सो डू रिमेंबर टू यूज दिस पर्टिकुलर कोड व्हेनेवर यू परचेज सब्सक्रिप्शन, चाहे वो कितने भी मंथ का हो, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आप यहाँ पे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या 24 महीने का, आप अगर जेईई लाइव कोड यूज करोगे आपको उसके ऊपर फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, बट क्योंकि आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर लंबे समय तक चलने वाली है, इसलिए ज्यादा सजेस्टेड ये होता है कि आप टीचर्स के साथ में, मेंटर्स के साथ में लंबे समय तक कनेक्टेड रहो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी सजेस्ट आपके पास में 12 मंथ या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन I think we can proceed with today's interesting topic which is Leibniz theorem. Leibniz theorem बच्चों बहुत ही अमेजिंग थ्योरम है। Leibniz theorem करता क्या है? Leibniz theorem आपको डिफरेंशिएशन का आंसर बताता है जब आपके पास एक्सप्रेशन इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो Leibniz theorem बेसिकली हमें करना क्या है? Leibniz theorem में हमें यह समझना है कि हम इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी से ही लिखते आना चाहिए हमें इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। तो अगर कोई मुझे ये कहता है कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो मैं एक तो ये काम कर सकता हूं कि मैं एक्चुअली इंटीग्रेशन करके नई चीज क्रिएट करूं, वो नई चीज जो जनरेट होगी उसको मैं अब डिफरेंशिएट करूं, तो ये तो डबल मेहनत हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेट करके हमें जो मिला है और डिफरेंशिएट करके जो वापस आएगा क्या वो सेम नहीं होगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर मेहनत बचाई जा सकती है अगर मुझे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कोई करने के लिए बोल रहा है तो। और ये दिमाग किसने लगाया था? लेबनीज ने लगाया था, ठीक है, कि यहां पर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और यही बात हम यहां पे यूज करने वाले हैं। और ये जेई वालों को बहुत पसंद है, बार बार बोल रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगा। इसके ऊपर से आप मान सकते हो एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, एक क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहां नहीं मिला तो बिटसैट में मिलेगा, मेंस में मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको अपने लाइफ में लेबनीज थ्योरम लगा के नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेबनीज थ्योरम आखिर है क्या। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है ना, ज्यादा कुछ यहाँ पे टीडीएस बात है नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर बढ़िया बनते हैं, ठीक है। लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है आपको कि आपके पास अगर एक इंटीग्रल है, ठीक है, अब यहां पर देखो इंटीग्रल में पहली बार हम लिमिट्स जो देख रहे हैं वो अपने आप में एक वेरिएबल है। इसके पहले हमने लिमिट कैसे देखी है? -1 से लेके 1, 0 से लेके π/2, ठीक है, इस टाइप की लिमिट्स हमने देखी है। लेकिन इस बार हम जो लिमिट देख रहे हैं बच्चों इंटीग्रल के ऊपर लगी हुई है, वो अपने आप में फंक्शंस हैं, वो अपने आप में फंक्शंस है। एक gx फंक्शन है, एक hx फंक्शन है, और साथ ही साथ यहां पर आप देखते हो कि आपके पास जो अंदर वाला वेरिएबल है वो कुछ और है, अंदर वाला वेरिएबल t है। तो हम t के रिस्पेक्ट में f को इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन जनरेट होगा उसके अंदर हम अपर लिमिट hx डालेंगे और उसके अंदर हम लोअर लिमिट gx डालेंगे, तब जाके हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी fx, कैपिटल fx, ठीक है। ऑलराइट, अब ये जो कैपिटल fx आया है, हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा ऐसा हम यहां पे जानना चाहते हैं। तो अगर आप यहां पे देखते हो कि fx तो ये लिखा हुआ है, तो आपके पास में f' या फिर ddx ऑफ कैपिटल fx कितना दिखाई देगा आपको? ddx ऑफ इंटीग्रल gx से लेके hx तक, और अंदर क्या लिखा हुआ है? ft dt लिखा हुआ है,
ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन का। तो आपको यहां पर यह बात तो पता होगी कि अगर आप साइन को इंटीग्रेट करोगे तो कॉस आएगा, है ना, या माइनस कॉस आएगा, जो भी, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस आएगा और माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से साइन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं ये करता हूं तो मेरे पास फिर से एफ बनना चाहिए। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं इंटीग्रेशन का तो मेरे पास फिर से एफ के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो आंसर जो आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो इस चीज को समझते हैं, इस चीज को याद करते हैं कि थ्योरम क्या है, फिर सोचेंगे कि थ्योरम बना कैसे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या करना होता है आपको, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन बना है क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका आंसर देखो किस तरीके से लिखा हुआ है उसने, कि आप क्या करो, ये जो अंदर वाला फंक्शन दिख रहा था ना, फिर से बनेगा तो वही, क्योंकि आप इंटीग्रेट करोगे और फिर डिफरेंशिएट कर दोगे तो फिर से यही बन जाएगा। तो एफ तो आना ही था, इसलिए एफ आ गया। उसके अंदर आपने क्या किया, अपर लिमिट डाला है। लेकिन केवल अपर लिमिट डालने से काम नहीं बना है, आप क्या कर रहे हो, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब एच डैश एक्स भी आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे। और आगे माइनस, जैसे लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे कुछ हो रहा है यहाँ पे माइनस। अब फंक्शन के अंदर आप लोअर लिमिट डालोगे, लेकिन साथ ही साथ अब लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये लेबनिज थ्योरम है। अप्लाई करके देखेंगे और ज्यादा आपको चमकेगा कि यहां पर एक्चुअली बात क्या चल रही है। लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि ये बना कैसे। शायद वो डेरिवेशन देखने से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हाँ यार ये ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट अ सिंपल 2-3 स्टेप डेरिवेशन। ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा आपको, 2-3 मिनट में आपको अगर एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ लेबनिज थ्योरम ऐसा ही होना चाहिए, तो आगे के क्वेश्चंस में आप बड़ी कॉन्फिडेंटली ये वाला इक्वेशन यूज कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि यार सर ने कुछ तो बोल दिया है इसलिए हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चीजें बहुत ही सिंपल है। यहां पर सोच के देखो, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करना है, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करना है। अब यहां पर मान लेता हूं कि मुझे एफ एक्स का इंटीग्रेशन पी एक्स मिलता है, ठीक है। एफ एक्स का इंटीग्रेशन मुझे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैपिटल पी एक्स मिलता है, चलेगा ना, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा आंसर। जैसे कि साइन के इंटीग्रेशन में यहाँ पे कॉस लिखा हुआ दिखता है, कॉस में साइन लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं एफ की जगह पी बना रहा हूं उसको, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन इस तरीके से करना चाह रहा हूं आपका कि एफ एक्स डी एक्स, ओह डी एक्स भी लिखना चाहिए ना साथ में, अच्छा नहीं दिखता नहीं तो, ओके तो डी एक्स भी लिख देता हूं यहाँ पे, dx, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में ये बोल रहा हूं कि अच्छा इस बार आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करके बताओ। ऊपर जो लिखा है वो तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसके अंदर लिमिट्स नहीं है, ठीक है। इंस्टेड अगर आप यहां पे करते हो gx से लेके hx तक इंटीग्रेशन, तो आप ये बोलोगे कि ठीक है इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे कैपिटल px पता है, तो इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लग जाएगी gx से लेके hx तक, होगा कि नहीं होगा ऐसा, ठीक है। लिमिट लग जाएगी gx से लेके hx तक। ऐसे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये तो मतलब है, आपको इंडेफिनेट वाला जो आंसर याद है उसके ऊपर लिमिट लगा दो। तो अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगा दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का आंसर p के अंदर गया अपर लिमिट hx माइनस p के अंदर गया लोअर लिमिट gx। अब ये तो आ गया मेरे इंटीग्रेशन का आंसर, लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है वो मुझसे बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। और इसी चीज को कैपिटल एफ एक्स नाम दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालता हूं, ठीक है, इसी चीज को कैपिटल एफ एक्स बोल रहा है, तो अगर मैं कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स निकाल रहा हूं, तो क्या कर सकते हो बच्चों आप यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये आपका यही तो है कैपिटल एफ एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चेन रूल लगेगा बच्चों यहाँ पे, तो p का डेरिवेटिव बनेगा, p का डेरिवेटिव बनेगा मतलब उसको रिप्रेजेंट p डैश से कर सकता हूं और साथ में आ जाएगा hx। लेकिन चेन रूल है, चेन रूल यहाँ पे छोड़ेगा नहीं आपको। चेन रूल क्या बोलेगा, अच्छा p को तो डिफरेंशिएट कर दिया, अभी मुझे h को भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, हम बोलेंगे कर दो। तो आगे क्या आएगा, h डैश x भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में, माइनस उसके बाद इसका नंबर आएगा, इस p को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा p डैश इंटू gx, लेकिन साथ साथ चेन रूल की वजह से g डैश x भी आएगा। अब बस हमारा लास्ट स्टेप बचता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि f का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन p है, तो p का डेरिवेटिव स्मॉल f होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसा ही तो होता है, उल्टा उल्टा ही तो होता है इंटीग्रेशन एक दूसरे का, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। f को इंटीग्रेट करके p आया तो p को डिफरेंशिएट करके f आना चाहिए। तो p को यहां डिफरेंशिएट किया है मैंने, p डैश का मतलब क्या है, p को डिफरेंशिएट किया है, तो p डैश को मैं f स्मॉल f लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल f इंटू एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस स्मॉल f इंटू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। यही तो थ्योरम है, यही तो थ्योरम है बच्चों, समझ में आ रही है बातें। f के अंदर hx, f के अंदर hx, f के अंदर hx इंटू एच डैश एक्स माइनस f के अंदर gx
एंड जी डैश एक्स। मतलब एक्चुअली उसने जो सॉल्व किया लेबनिज ने पूरी मेथड लगाई। लेबनिज ने पहले ही देखा कि उसका इंटीग्रल क्या है, फिर इंटीग्रल को उसने पढ़ा, इंटीग्रल को फिर उसने डिफरेंशिएट किया और फिर पता किया कि फिर से यही बन गया। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। ये आपका फाइनल स्टेप है जो आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये आपका लेबनिज थ्योरम है। तो यहां पर करना क्या होता है, आपको बेसिक आइडिया ये चाहिए कि आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है। और क्वेश्चंस में लेबनिज थ्योरम लग रहा है, इसका हिंट कहां से मिलता है, जब भी आपको वेरिएबल, आपको अगर लिमिट्स दिखती हैं, अगर आपको वेरिएबल लिमिट दिखी तो मान जाओ कि कहीं ना कहीं तो आपको लेबनिज थ्योरम का यूज करके आंसर निकालना है। ठीक है, 99% ऑफ द क्वेश्चन में आपको लेबनिज थ्योरम लगा के आंसर निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल लिमिट नजर आ रही है तो ओके। तो यहां पर जैसे वेरिएबल लिमिट है तो यहां पर वेरिएबल के डेरिवेटिव्स भी कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। अब देखते हैं यहां पर कि लेबनिज थ्योरम का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों एक और चीज ध्यान दो कि आपको कुछ करना ही नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, कि आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि एफ क्या है, मतलब वो फंक्शन क्या है आपको ऑलरेडी दिख रहा है। बस आपको चेंज क्या करना है, फंक्शन के अंदर अपर लिमिट डाल देनी है। यहां पे अगर साइन है तो यहां भी साइन ही आएगा, अननेसेसरी कॉस या क्या आएगा सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, यहां पे अगर आपके पास में अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट टी है, तो यहां अंडर रूट ऑफ एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है वही फंक्शन तो आगे आ रहा है, मतलब आपको इंटीग्रेट वगैरह कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इजी आल्सो। ओके, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो है बच्चों इस तरीके से है कि आपके पास एफ एक्स जो दिया हुआ है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एफ एक्स जिस टर्म्स में लिखा हुआ है उसके अंदर आपको लिमिट दिख रही है इंटीग्रल की, और इंटीग्रल की लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है, वो है 1 से लेके x तक। यहां पर क्योंकि आपके पास में एक वेरिएबल लिमिट दिख रही है, मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लेबनिज थ्योरम का यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। यहां से ये इंडिकेशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में जो एफ एक्स यहां पर दिया है दैट इज in front of you, then the real roots of the equation x square minus f dash x मतलब क्या करना है, आपको fx का डेरिवेटिव करना है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें यहाँ पर एक इंटीग्रल के टर्म्स में fx दिया हुआ है, उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर कौन हेल्प करेगा, मेरी लेबनिज थ्योरम मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं f dash x पहले फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने अभी आपको बच्चों क्या बोला था, मैंने आपको अभी ये बोला था कि आपके लिए जो अंदर वाला फंक्शन लिखा हुआ है वही सब कुछ है, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको क्या करना होता है, अंदर वाला जो फंक्शन है उसी में इसके अंदर x डालना होता है। ठीक है, क्या करना है, इसी फंक्शन में आपको अंदर x डालना है t के प्लेस में। तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करना होता है आपको, x का डेरिवेटिव, जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव, मतलब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, आगे माइनस आएगा, माइनस क्या करोगे, अब लोअर लिमिट इसके अंदर डालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन साथ में क्या होने वाला है, आपका लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी आएगा। अब लोअर लिमिट क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो यहां से हटने वाला है, ये वाला पोर्शन यहां से हटने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। तो आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, एफ डैश एक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये आपका एफ डैश एक्स है तो इस इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। जल्दी से इस इक्वेशन में यूज करो और देखो कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। अगर मैं इस इक्वेशन में अब इसका यूज करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस गिव्स अस अ वेरी सिंपल इक्वेशन व्हिच इज एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आई गेस ये चीज तो बच्चों आप ओरली यहाँ पे देख के अब आगे आंसर बता सकते हो डायरेक्टली इसका। यहां पर क्या आपको दिख रहा है कि इसका आंसर प्लस माइनस होना चाहिए, क्या आप देख पा रहे हो कि इसका आंसर प्लस माइनस होना चाहिए, है ना। आप अगर बाकी कोई और वैल्यू चेक कर लो, बेसिकली यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे +1 या फिर -1 डाल दो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेबनिज थ्योरम क्या है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू नो ऑल द कांसेप्ट्स वेरी वेल, ताकि आपके एग्जाम में कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे और आप उनको झट से करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चलो इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2003 में बच्चों आया था क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये, इस बार फिर से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये लिमिट जो है एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कहने के लेबनिज यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, तब भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेबनिज यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं आगे क्वेश्चन अगर देखता हूं तो क्या दिखा है, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, एफ एक्स कहां से कहां तक इंक्रीजिंग होगा, तो मुझे आइडिया लगा हाँ वाकई इसके अंदर लेबनिज लग सकता है। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन अगर मुझे डिसाइड करना होता है तो मैं क्या वैल्यू चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहां पर है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहां पर है, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग।
ठीक है। तो अब डेरिवेटिव बच्चों अगर आपको इसका लिखना है, एफ डैश एक्स लिखना है अगर आपको इसका, तो लेibniz थ्योरम क्या बोलता है कि अंदर वाले फंक्शन को ध्यान से देखो। अंदर वाले फंक्शन में पहले तो आप क्या करो, वेरिएबल टी के प्लेस में अपर लिमिट डाल दो, ठीक है। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, अगर मैं वेरिएबल टी के प्लेस में अपर लिमिट डालता हूं तो e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपर लिमिट डाल दी। लेकिन साथ ही साथ आगे क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, अपर लिमिट का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना है, विच इज 2x माइनस क्या करना होता है, अब लोअर लिमिट डाल दो वेरिएबल टी के प्लेस में, तो हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन साथ में और क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपको, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज अगेन 2x। तो आपका इस बार जो इनइक्वालिटी जनरेट हो रहा है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहां से सबसे पहली बात तो क्या चीज नजर आ रही है मुझे कि मैं यहां से 2x को कॉमन निकाल सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे 2x को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहां पर मुझे 2x के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 2x यहां पर कब पॉजिटिव होगा, 0 से आगे, 2x यहां पर कब नेगेटिव होगा, 0 के पीछे। इस क्वांटिटी को थोड़ा सा मुझे एनालाइज करने की अभी जरूरत है, ठीक है। सो माय एंटायर फोकस नाउ शुड बी ऑन एनालाइजिंग दिस, क्योंकि मैं इस इनइक्वालिटी का आंसर निकालना चाह रहा हूं ना। सो लेट अस सी कि ये क्वांटिटी एक्चुअली क्या है। इसके लिए एक छोटा सा यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, मतलब आप लोगों ने भी ये सोचना चाहिए, इसी तरह से आपको सोच के आंसर निकल के आएगा। आपके पास x चाहे जो हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होगा या एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, जल्दी सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होगा या फिर एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। ऑब्वियसली आप इसके अंदर प्लस 1 कर रहे हो ना, तो यही बड़ा होगा, जिसके अंदर प्लस 1 किया हुआ है वो बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बड़ी है तो अगर मैं यहां पर e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर e की पावर एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, तो अब कौन सा बड़ा है, अभी भी e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बड़ा है, लेकिन यहां पर अभी जो एक्सप्रेशन चल रहा है उसका भी स्क्वायर है। सो लेट अस मॉडिफाई दिस इवन फर्दर। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, ठीक है। किसके स्क्वायर से, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी बड़ा होगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से। इसका मतलब अगर ये दो नंबर इस तरीके से आपके बड़े हैं, ठीक है, और वाला छोटा है, तो अगर आप यही e की पावर में चढ़ा दोगे तो e की पावर में जितना बड़ा नंबर डालोगे उतना बड़ा नंबर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर जनरेट करेगा स्क्वायर वाला, और ये स्क्वायर वाला नंबर छोटा जनरेट करेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप में छोटा है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर छोटा है एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ये चीज यहां पर ट्रू है तो मैं अगर इनका रेसिप्रोकल कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर बड़ा है, ये अगर 8 है, ये अगर 2 है, तो इनका रेसिप्रोकल करके 1/8 और 1/2 बनेगा, ठीक है। इन दैट केस एक्चुअली 1/8 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नंबर बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल एक्चुअली कैसा होता है, छोटा होता है। सो इन दैट केस व्हाट वी विल गेट, e की पावर, रेसिप्रोकल कर रहा हूं मतलब पावर कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या लिख सकता हूं इसमें, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज लेस देन e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये बात है सुन। तो क्या ये आपको कुछ हिंट देता है, आपको यहां से क्या पता चल रहा है, इस बेसिक से कैलकुलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो पहला वाला पोर्शन है ये किसी भी x के लिए छोटा है आगे वाले पोर्शन से, ये वाला पोर्शन जो है वो वाले पोर्शन से छोटा है। इससे क्या समझते हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, हमेशा नेगेटिव आएगा ना। किसी भी x के लिए कैलकुलेशन चल रहा था बच्चों हमारा, तो अगर ये ट्रू है, अगर ये वाला नंबर छोटा है तो सब्ट्रैक्ट करके आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां पर ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मुझे समथिंग इंटू समथिंग ग्रेटर देन 0 चाहिए और एक पोर्शन ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, तो अब यहां पर एंटायर थिंग अगर मैं नेगेटिव बनाना, पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं, देन इन दैट केस ये जो बचा है मेरे पास, इसको भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। ये तो ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो ऑलवेज नेगेटिव है। अगर मुझे अब एंटायर थिंग को पॉजिटिव बनाना है तो बचे हुए पोर्शन को भी मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा, और क्योंकि मैं इसको नेगेटिव करना चाह रहा हूं तो मुझे x को कैसा लिखना पड़ेगा, लेस देन 0 लिखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी माइनस इन्फिनिटी से 0। क्लियर हुआ, आपके यहां पर नेगेटिव आंसर्स आपको इंक्लूड करने होंगे। यस, आई बात समझ में, ऑलराइट। सो विद दैट आई थिंक वी कैन प्रोसीड विद वन मोर क्वेश्चन हियर। यस, इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन आपका लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर फिर से हिडन है कि लेibniz थ्योरम आपकी हेल्प करने वाला है।
ये क्वेश्चन देख के बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लिमिट्स हमने काफी पहले पढ़ लिया था, ठीक है, और क्योंकि प्लस में मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था, तो प्लस में बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन डाउट में पूछते थे, सर हमारे बुक में ये भी क्वेश्चंस दिए लिमिट के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप जब तक डेफिनेट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये वाला लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आएगा, क्योंकि इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लेबनिज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो थिंग्स आर इजी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। दिखने में लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर आगे चल के लेबनिज का यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, आप पहले ये नोटिस करोगे कि ये लिखा हुआ क्या है, मुझे लिमिट तो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेट अस एनालाइज दिस फर्दर। लिमिट के अंदर क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और आपके पास ऐसा कुछ लिखा है, इंटीग्रेशन है 0 से लेके x तक, t है ln ऑफ 1 प्लस t है, उसके बाद में t की पावर 4 प्लस 4 है, और साथ में dt है, ठीक है। और ये जो x क्यूब यहां लिखा हुआ है इस तरीके से, उसको और अच्छे से लिखते हैं ना, उसको डिनोमिनेटर में ही लिखना है, तो मैं उसको ऐसे लिखता हूं x क्यूब, ठीक है। अब क्या लग रहा है आपको, यहां पर क्या आपको न्यूमरेटर अलग से और डिनोमिनेटर अलग से दिख रहा है? लेट अस चेक कि यहां पे 0x डाल के होता क्या है। x कहां लिखा है, x एक तो यहां लिखा है, x अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर तो हमारा 0 हो रहा है, अगर दूसरी जगह x का लिखा है, यहां लिखा है, अगर मैं यहां 0 डालता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं 0 से लेके 0 तक। तो इसका आंसर जो भी है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरा अपर लिमिट भी 0 है, लोअर लिमिट भी 0 है, तो FB माइनस FA जो हम करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसका आंसर तो पक्के से 0 आएगा ना। इसका मतलब यहां पर 0 डालने पे न्यूमरेटर भी 0 बनने वाला है। 0 से 0 तक इंटीग्रेशन आपका आंसर कितना देगा, 0 देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। नाउ 0/0 जब भी आपको लिमिट में सॉल्व करने के लिए दिखता है, कि आपके दिमाग में LH रूल आता है, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में LH रूल ही यूज करना पड़ेगा आपको। LH रूल का यहां पर इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं क्या बोलूंगा, ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। तो जब मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, तो अब यहां पर मुझे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड लेबनिज थ्योरम। ओके, तो यहां पर आप क्या देखते हो कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, तो मैं अंदर वाले फंक्शन से डर तो रहा ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे इसको कुछ भी चेंज नहीं करना होता है। मुझे क्या करना है, केवल t के प्लेस में x डालना है, तो डाल दो फिर इसके अंदर। तो आप अगर t के प्लेस में अगर x डालोगे तो हो जाएगा x ln 1 प्लस x, डिवीजन में आ जाएगा आपके पास में x की पावर 4 प्लस 4, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है मैंने अभी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है। डेरिवेटिव क्यों लिख दिया मैंने, कैसे लग रहा है डेरिवेटिव है, क्योंकि लेबनिज थ्योरम का हमने यूज किया है, इंटीग्रेशन का साइन हट गया है यहां से, इसलिए डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। नीचे x क्यूब है, उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है, तो यहां लिख सकता हूं उस चीज को, एक ही बात है। ये भी डिनोमिनेटर ही है, तो डिनोमिनेटर में मैंने 3x स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे देख के आपको क्या लग रहा है, क्या ये क्वेश्चन अब सॉल्वेबल है, क्या इसकी लिमिट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो? पहली बात यहां पर आपके नोटिस करोगे कि x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में एक सिंगल x बचेगा, x और x स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास में एक सिंगल x बचा। अब आपके पास में न्यूमरेटर में ln ऑफ 1 प्लस x भी है, न्यूमरेटर में आपके पास ln ऑफ 1 प्लस x भी है। क्या ये दोनों मिलके ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x स्टैंडर्ड लिमिट से 1 बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो ये वाला पोर्शन लिमिट सॉल्व करके 1 बनने वाला है। ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर अगर मैं 0 डालता हूं तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा, और साथ में एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालता हूं तो मुझे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो डाल दो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालते हो तो आपका फाइनल आंसर क्या दिख रहा है आपको, 1.12 नजर आ रहा है, क्योंकि क्या क्या बचेगा बच्चों आपके पास में, 0 डालने पे यहाँ पे 4 बचेगा, ये 3 पहले से है, बाकी सब चीजें टेकन केयर ऑफ है। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 1/12, विच इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे लेबनिज थ्योरम के ऊपर, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या रहेगा। बच्चों फिर से ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जो डिस्कस करना चाह रहा हूं दैट वुड बी फ्रॉम 2010। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा टॉपिक का कि कितने ज्यादा बार ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ और ज्यादा अच्छी बात यहाँ पे वो करना चाह रहा है आपके साथ में यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनवर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन के लिए आप कैसे प्रोसीड करते हो, ठीक है। आपको पहले वो डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को आगे देख पाओगे। तो लेट अस सी यहाँ पर पहले क्वेश्चन है क्या। लेट f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 to 1, -1 से 1 में फंक्शन डिफाइंड है, ऑलराइट, सच दैट e की पावर -x इंटू fx, e की पावर -x ऐसा कुछ लिखा है, e की पावर -x इंटू fx इज इक्वल टू 2 प्लस इंटीग्रल के अंदर 0 से लेके x तक अंडर रूट ऑफ t की पावर 4 + 1 dt,
ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है, ये आपका एक तो इक्वेशन है, फंक्शन इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है, ऑलराइट। और यहां पर क्या दिया है, लेट एफ इनवर्स बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था बीच में, ये एक्चुअली क्या लिखा है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है, देन एफ इनवर्स डैश टू, एफ इनवर्स डैश टू, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रहा है एट एक्स इक्वल टू 2। तो क्या यहां पर आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस एक्चुअली स्किप 3-4 स्टेप्स हियर एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि यहां पर इनवर्स को डील कैसे किया जाता है। तो आपको बच्चों पता होगा कि आपके पास लेट अस से जी आपका इनवर्स है एफ का, है ना, यहां पे बात लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा, एफ इनवर्स की जगह हम यहां पे जी बोलना स्टार्ट करते हैं उस चीज को। तो आपके पास में अगर जी जो है वो एफ का इनवर्स होता है, तो आप जब भी ये कंपोजिट फंक्शन जनरेट करते हो जी ऑफ एफ एक्स, तो आपको फिर से एक्स ही मिल जाएगा, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से कुछ, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हमेशा आपको फिर से क्या मिल जाएगा, एक्स ही मिल जाएगा। ये हम यहां पे कुछ तो डिस्कस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ओके तो यहां पर अब मैं अगर इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे यहां पर बहुत ही बढ़िया से इक्वेशन निकल के आएगा। देखो यहां पर क्या होने वाला है, मैं अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो पहले तो यहां पर हो जाएगा जी डैश एफ एक्स, लेकिन साथ में चेन रूल भी लगेगा, तो साथ में आएगा यहां पे एफ डैश एक्स और राइट साइड में हो जाएगा 1। तो आपका जो जी डैश एफ एक्स वाला एक्सप्रेशन है वो कितना हो गया, 1 एफ डैश एक्स के बराबर हो गया। अगर आप यहां पर बहुत ही अच्छे से मेहनत करके एफ एक्स का अच्छा वैल्यू ढूंढ लो तो क्या आपको यहां पर आंसर निकल के आ जाएगा। सोचो जरा, यहां पर मुझे क्या निकालना है, मुझे एफ इनवर्स डैश 2 निकालना है। एफ इनवर्स को मैंने नाम क्या दिया है, एफ इनवर्स को मैंने जी नाम दिया है, तो मुझे बेसिकली जी डैश 2 निकाल के बताना है, ठीक है, मैंने एफ इनवर्स को जी लिया है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या होने वाला है, आपका जी डैश 2 जनरेट करना है, मतलब मुझे क्या चाहिए कि एफ एक्स का वैल्यू 2 हो जाए, मुझे ये चाहिए कि fx का वैल्यू 2 हो जाए इस इक्वेशन में। अगर fx का वैल्यू 2 होगा तो ये वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये अगर मुझे समहाउ पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू उठा के यहां डाल दूंगा। जैसे मैं x का वैल्यू उठा के यहां डालूंगा मेरे पास इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, मेरे पास सॉल्व करने के लिए बचेगा कितना, 1 f समथिंग, ठीक है, वो समथिंग यहां पे फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या निकालना है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रही है बात। fx मेरा 2 कब बनेगा, fx मेरा 2 कब बनेगा, ऐसा मैं इस इक्वेशन को देख के सॉल्व करने की कोशिश करना चाह रहा हूं। तो यहां पर 2 हमें पहले से दिख रहा है, यहां पर हमें 2 पहले से दिख रहा है, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये अगर मुझे जनरेट करना है fx इक्वल टू 2, तो क्या मैं यहां पे बहुत सिंपल सी कोई एक वैल्यू सोच पा रहा हूं क्या, अगर मैं यहां पर x इक्वल टू 0 डालता हूं तो क्या मुझे बेनिफिट हो जाएगा, x इक्वल टू 0 डालने पे यहां पर e की पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, f के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 2 तो आएगा ही, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, क्योंकि आपने x की वैल्यू 0 डाली है, 0 से लेके 0 तक, तो जब भी आप 0 से लेके 0 तक इंटीग्रेट करते हो आपका इंटीग्रेशन का आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। तो ये तो आपके पास बहुत ही बढ़िया बात हो गई, आपका f जो है वो 2 के बराबर आता है, आपका f जो है वो 2 के बराबर आता है, ऐसा आपको पता चल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर 2 चाहिए तो आपको x की वैल्यू क्या डालना है ये पता चल गया, x की वैल्यू आपको 0 डालना है। किस इक्वेशन में डालना है, इस इक्वेशन में डालना है, डाल के देखिए इस इक्वेशन में, अगर मैं इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में है ना, लेट अस से इक्वेशन 1 है, तो x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 अगर मैं यहां पे यूज करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा g डैश f ऑफ 0 और राइट साइड में आ जाएगा 1 f डैश 0, राइट साइड में आ जाएगा 1 f डैश 0। तो f ऑफ 0 का वैल्यू ऑलरेडी कितना पता कर चुके हैं हम, उसी के लिए तो हमने यहाँ पे 0 यूज किया है, f ऑफ 0 का वैल्यू हम ऑलरेडी 2 पता कर चुके हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका g डैश 2 और इसका आंसर आ गया 1 f डैश 0 के बराबर, ठीक है। तो क्या मुझे g डैश 2 ही निकालना था, यस मुझे g डैश 2 ही निकालना है, f इनवर्स का नाम मैं g डैश ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है, f इनवर्स का नाम मैं g दे चुका हूं, ठीक है, इसलिए मुझे g डैश 2 निकालना है। तो क्या है उसका वैल्यू मुझे समझ में आ गया, वो 1 f डैश 0 के बराबर है। तो अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल हो जाता है, व्हाट आई नीड टू फाइंड इज जस्ट व्हाट इज f डैश 0। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, f डैश का वैल्यू। f डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकलेगा। लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। आपके पास में ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहां पर पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले e की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएट होगा, तो कितना बनेगा, ये माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, एंड प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब e की पावर x को आप वैसे का वैसा रखोगे माइनस एक्स को और एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये f डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा f डैश
x हो जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये जो डिफरेंशिएशन है ये करने के लिए आपको लेबनिज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। क्या करोगे, ये जो आपका फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर आप डायरेक्टली x उठा के डाल दोगे तो आपके पास कितना हो रहा है, अंडर रूट के अंदर x की पावर 4 प्लस 1 कितना हो रहा है, अंडर रूट के अंदर x की पावर 4 प्लस 1। साथ में क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में, अपर लिमिट का डेरिवेटिव भी आएगा। अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लोअर लिमिट यहां पे क्यों नहीं डाल रहा हूं मैं, लोअर लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं लोअर लिमिट डाल तो सकता हूं लेकिन आगे लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी आएगा विच विल मेक इट 0। इसलिए यहां पर आगे पूरा एक्सप्रेशन लिखने की बच्चों आपको जरूरत नहीं है, इतना ही एक्सप्रेशन आएगा ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन अगर आ चुका है तो मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ भी करके g'0 का वैल्यू निकाल के बताना है, सॉरी f'0 अगर मुझे निकालना है तो यहाँ से हिंट मिल रहा है मुझे कि यहाँ पे x = 0 डालते हैं। अगर मैं x = 0 इसके अंदर डालूंगा तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है, यहां पर बन जाएगा आपका वैल्यू 1, ये जो e की पावर -0 बनेगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1। f अगर बनेगा तो उसके प्लेस में मैं 2 डाल सकता हूं, तो यहाँ पे टेंशन नहीं है मुझे। वैसे यहाँ पर f'0 बनेगा उसकी तो वैल्यू ही निकालनी है मुझे, तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। तो एक एक करके यहाँ पे अगर निकालो वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगा -f(0) एंड प्लस f'0 इज इक्वल टू, यहाँ 0 डालेंगे तो 1 आएगा। ये f(0) का वैल्यू जो 2 है ये अगर उस साइड जाएगा तो टोटल आपका f'0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, f'0 का वैल्यू आपका 3 के बराबर हो जाएगा। f'0 अगर आपका 3 के बराबर है तो आपका g'2 का आंसर कितना हो जाएगा, g'2 का आंसर हो जाएगा आपका 1/3। और ये कहां लिखा हुआ है आपका, देखे जरा 1/3 लिखा हुआ है आपका बी ऑप्शन में, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर दो चीजें टेस्ट कर रहा है वो आपकी, एक तो फंक्शन का नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि यहां पर आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते आता है कि नहीं आता है, प्लस यहां पर वो लेबनिज थ्योरम भी आपसे लगवा रहा है। तो ऐसे मिक्स होकर क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों ही पोर्शंस के बेसिक कांसेप्ट्स पता है ये क्वेश्चन उतना मुश्किल फिर बचता नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। क्या किया है सबसे पहले हमने यहाँ पे पहले ये सीखा है बच्चों कि आपको स्टार्ट कैसे करना होता है जब भी आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ये इक्वेशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल जाता है कि g'(f(x) का वैल्यू 1/f'(x) के बराबर है। अब यहां पर आप f(x) वो डालना चाहते हो जो आपको चाहिए। मैं क्या चाह रहा था कि g' के अंदर 2 आ जाए। g' के अंदर 2 क्यों आ जाए, क्योंकि वो मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरा पूरा ध्यान अब इस पे था कि मेरा f(x) 2 कैसे बन सकता है। तो मैंने यहां पे पता किया कि f(x) 2 बनाने के लिए आपको x की वैल्यू 0 डालने की जरूरत है। जैसे मुझे पता चला तो मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका आ गया, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में 0 डाला, 0 डालते से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका था कि g'2 का वैल्यू 1/f'0 के बराबर है। अब f'0 फाइंड करना बचा था, तो f'0 फाइंड करने के लिए हमने फिर से ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके हमारे पास f'0 का वैल्यू 3 निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो सिंपल है। ओके, तो आई थिंक हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए अभी लेबनिज थ्योरम के ऊपर। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बच्चों 2010 में आया था, ये वाला क्वेश्चन भी, इसको आप एज ए होमवर्क क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हो, अदरवाइज आपको लेक्चर के बाद में नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे, आप उस समय इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो ए बी सी डी में से कौन कौन से सही है। ठीक है, इज और आर ट्रू, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन कहां आया था, मोर देन 1 वाले पैटर्न में आया था। तो यहाँ पे आपके एक से ज्यादा आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्ट। जब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, डू रिमेंबर कि यहाँ पर आपको सारे ही ऑप्शंस बच्चों चेक करने एक एक करके। ठीक है, ऑलराइट। यहां पर फिर से क्या है, आपको कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है उसके अंदर लिमिट्स 0 से लेके x जा रही है, मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, और डिफरेंशिएशन करके आपका आंसर आगे निकल के आने वाला है। जो कि यहाँ पे f'(x) f'(x) का डिस्कशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो आपको आज के लेक्चर में टॉपिक समझना है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अपार्ट फ्रॉम लेबनिज थ्योरम आज के लेक्चर में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यहां पर आपके पास में बच्चों इस टाइप के उस इंटीग्रल्स आएंगे जिनके आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, वो इंटीग्रेबल नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आपके पास फंक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आती है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या पढ़े, अलग अलग टाइप्स पढ़े। अगर कोई भी इंटीग्रल उस टाइप में फिट नहीं बैठेगा तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे इंटीग्रल्स का आप करेंगे क्या, हम कुछ तो वैल्यू निकाल के बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम एस्टिमेट करेंगे कि लगभग उसका इंटीग्रल का आंसर कितना निकल के आएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज। हम यहां पर एस्टिमेट करेंगे उस तरह के इंटीग्रल्स को जिनका हम फाइनल आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहां पर अलग अलग तरीके हैं कि आप एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो, जिसमें से पहला तरीका तो यह है कि आप ये देखो कि आपका फंक्शन अगर अपने आप में हमेशा पॉजिटिव है
तो क्या उसका इंटीग्रल का आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा? ये तो बहुत ही सिंपली आप देख सकते हो फिर से कहां से, अंडरस्टैंडिंग कि यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर क्या देता है आपको, एरिया अंडर द कर्व देता है। ये हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया है कि वो इफेक्टिव एरिया अंडर द कर्व देता है, मतलब अगर कोई नेगेटिव एरिया आता है तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या दी है कि आपका जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो आपके दिमाग में किस तरह के फंक्शन आना चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको, तो मेरे पास ऐसा कुछ फंक्शन आना चाहिए ए से लेके बी तक जहां पे हमारा फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे पास आने क्या वाला है, मेरे पास यहां पर एरिया अंडर द कर्व आने वाला है, क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर भी पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ये तो बहुत ही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। इससे भी हमें एस्टिमेशन लग रहा है कि नहीं यार इसका आंसर पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कौन सा एस्टिमेशन है, ये तो बहुत ही बुरा एस्टिमेशन है। ठीक है, लेकिन नॉनदलेस दिस इज एन एस्टिमेशन कि आपका फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। मैं ज्यादा खुश होता कि यहां पे अगर कोई मुझे बता पाता कि नहीं ग्रेटर देन 2 आंसर आएगा, ग्रेटर देन 10 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई मुझे बस इतना ही बता पा रहा है देन इट इज काइंड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से बच्चों समझना तो बहुत ही आसान है इस पर्टिकुलर बात को कि यहाँ पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन का आंसर क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि एरिया का आंसर पॉजिटिव है। जब भी आपका एरिया बाउंडेड एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो हम उसको पॉजिटिव एरिया में काउंट करते हैं, और पॉजिटिव एरिया अगर है तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर भी पॉजिटिव है, ऐसा आप यहां से कंक्लूड कर रहे हो, ग्राफिकली कंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, या फिर ग्राफिकली इस चीज को याद रखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बेटर है। अगर आपके पास में दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, एक फंक्शन ऐसा मानो जिसका इंटीग्रेशन का आंसर आपको नहीं आता है निकालते, लेकिन दूसरे का आंसर निकल के आता है। लेट अस से आपको यहां पे fx का आंसर इंटीग्रेशन का निकालते नहीं आता है, लेकिन आपको gx को इंटीग्रेट करते आता है। तो आपने इन दोनों फंक्शंस को एनालाइज किया, आपने क्या पता किया कि यहां पर fx जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालते नहीं आ रहा वो हमेशा कम है gx से, वो हमेशा फंक्शन ही कम है gx से। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो दो अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एक रेड ग्राफ बना लेते हैं, लेट अस से ऐसा कुछ है, ठीक है, और एक ब्लू ग्राफ बना लेते हैं जो आई गेस ऐसा कुछ है। ठीक है, यहां पर जो ब्लू वाला ग्राफ है ये fx का ग्राफ है, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है रेड वाला वो gx का ग्राफ है। तो आपने क्या पता किया कि fx जो है वो हमेशा gx से छोटा है। तो क्या यहां पर आप अगर इसको a से लेके b तक इंटीग्रेट करोगे तो आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो बड़ी आसानी से कि एरिया बाउंडेड बाय रेड ग्राफ विल बी मोर, ऑब्वियसली एरिया बाउंडेड बाय द रेड ग्राफ विल बी मोर देन द एरिया बाउंडेड बाय द ब्लू ग्राफ, क्योंकि ब्लू ग्राफ कितना एरिया बाउंड करेगा, ब्लू वाला ग्राफ जो है वो इतना एरिया बाउंड करेगा, जबकि रेड वाले में ये ऊपर वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ब्लू वाला तो पोर्शन आएगा ही आएगा, एक्स्ट्रा पोर्शन भी आ जाएगा, इसका मतलब जी वाला जो एरिया बाउंडेड है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो हम इस बात का फायदा उठाते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस के बीच में पहले से रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मुझे ब्लू वाले का इंटीग्रेशन करते नहीं आ रहा है तो मैं एटलीस्ट रेड वाले का इंटीग्रेशन करके एक फाइनाइट आंसर निकाल सकता हूं और ये बोल सकता हूं कि अच्छा ये जो आंसर आया ना इससे तो कम आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। या फिर इसी बात को आप उल्टा भी सोच सकते हो, आप ऐसा एक फंक्शन ढूंढ सकते हो जो fx से हमेशा छोटा है, लेट अस कॉल दैट hx। ठीक है, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो आपका fx से हमेशा छोटा है, देन इन दैट केस आपको अगर hx को इंटीग्रेट करते आता है तो आप उसको इंटीग्रेट कर लो। एटलीस्ट आपको यह बोलते आएगा कि fx का जो इंटीग्रेशन है वो hx के इंटीग्रेशन से तो बड़ा ही है। तो आप दोनों साइड से यूज कर सकते हो इस चीज को। इनफैक्ट किसी क्वेश्चन में आपको तीनों भी मिल सकते हैं। आपको बीच वाला जो है उसका एस्टिमेशन निकाल के बताना है और आप क्या निकालोगे, उससे हमेशा छोटा जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन और उससे जो हमेशा बड़ा है उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ fx इन दोनों के इंटीग्रेशन के बीच में ही लाया करेगा हमेशा। ये हम किसका यूज कर रहे हैं, नोन फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। नोन फंक्शंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको उन फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते आता है, जिनका इंटीग्रेशन करते आता है उसको मैं यहाँ पे नोन फंक्शन बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका हो गया। यहाँ पर हमें दूसरे फंक्शन की मदद से बताते आ रहा है कि जो अननोन इंटीग्रल है उसका वैल्यू लगभग कितना होना चाहिए। और ऐसे ही एक और मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल मेथड। अब ये सबसे सिंपल मेथड है मुझे लगता है। आप यहां पर क्या देखते हो कि अच्छा ठीक है मेरे पास जो fx है उसका ग्राफ तो बड़ा अजीब सा आ रहा है। ठीक है, लेट से आपके पास में जो fx का ग्राफ है वो ऐसा कुछ है, ये ग्राफ ऐसा जाके ऐसा बनता है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ आपके पास बना है आपको इंटीग्रेट करना है इसको a से लेके b तक। ये जो पोर्शन है लेट से आपका ये a है, ये वाला पॉइंट आपका x एक्सिस पे a है और ये वाला पॉइंट आपका b है। आपको अगर इस चीज को इंटीग्रेट करना है तो आपके पास ओवरऑल एरिया कितना बनने वाला है,
आपको ये एरिया रिक्वायर्ड है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि आपको इंटीग्रेशन नहीं करते आ रहा, लेकिन आपको पता है कि आपको इस एरिया का आंसर बताना है। तो आप यहां पर क्या सोचोगे कि मैं लगभग यहां पर कुछ आइडिया दे दूं कि ये इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो सकता है। तो मैं यहां पे क्या देखता हूं कि अच्छा इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से इसका मिनिमम वैल्यू बी पे आ रहा है। नॉट नेसेसरीली हर बार ये केस हो, लेकिन हमने जो यहाँ पे रफ फिगर बनाया उसके अंदर मिनिमम वैल्यू बी पे आ रही है। तो मैं क्या सोचता हूं, ऐसे करते हैं कि बी की मदद से एक रेक्टेंगल जनरेट करते हैं, बी वाला जो हाइट है उसकी मदद से एक रेक्टेंगल जनरेट करते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल का एरिया आया है, मेरा रिक्वायर्ड एरिया पक्के से इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो मेरा बी पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मैं इस हाइट को स्मॉल एम बोलता हूं। तो यहां स्मॉल एम हाइट वाला जो रेक्टेंगल है उसका विड्थ कितना है, ए से लेके बी तक, उसका विड्थ कितना है, ए से लेके बी तक। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा उस रेक्टेंगल का, उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा बी माइनस ए, और आपका हाइट कितना हो जाएगा एम। तो ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल ब्लैक वाला एरिया आया है, ब्लैक वाले एरिया से तो आपका ग्राफ का एरिया पक्के से बड़ा ही है, ऐसा आप यहां पे लिख रहे हो इस स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए से बी, वो क्या है, वो ब्लू वाला एरिया है। ठीक है, अच्छा, और यहां पर ऐसे ही आपने अगर बाय चांस मेहनत करके पता कर लिया कि यहां पर कोई तो एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपका ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, कैपिटल एम उसकी वैल्यू है लेटर से। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहां पर आप एक और रेक्टेंगल बना सकते हो, उससे गारंटी हो जाएगा कि आपका रिक्वायर्ड एरिया तो उस रेक्टेंगल के एरिया से पक्के से कम है। क्या करना है आपको, फिर से विड्थ कितनी रखनी है, ए से लेके बी तक, मतलब बी माइनस ए का विड्थ लेना है, लेकिन हाइट कितनी बना देनी है, अभी कैपिटल एम के बराबर हाइट बना देनी है। तो इन दिस केस आपके पास एक काफी बड़ा रेक्टेंगल आ जाएगा, और इस रेक्टेंगल में आप देख सकते हो कि अननेसेसरी एरिया भी इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, जो आपको एरिया नहीं चाहिए था रेड वाले केस में, वो वाला एरिया भी इंक्लूड हो गया। तो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया है, आपके इंटीग्रेशन का आंसर पक्के से इस रेक्टेंगल के एरिया से कम आएगा। क्योंकि यहां पर हम रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको नाम क्या दे रहा हूं, रेक्टेंगल मेथड नाम दे रहा हूं। क्लियर है, और यहां पर कैपिटल एम क्या है, आपका मैक्सिमम है। तो यहां पर फिर से हमने सेम बात की, यहां पर ये जो हाइट है रेक्टेंगल की, रेड वाले रेक्टेंगल की जो हाइट है दैट इज कैपिटल एम, और इसका जो विड्थ है दैट इज बी माइनस ए। दोनों ही रेक्टेंगल के एरिया के बीच में आपके इंटीग्रेशन का आंसर लाई करेगा। ये लॉजिक हम यहां पे यूज कर रहे हैं। क्लियर हो, तो अगर ऐसे देखा जाए तो एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स वैसे यहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा मेथड लग रहा है। रेक्टेंगल मेथड कब ज्यादा करके यूज होगा, जब आपको यहां पर मैक्सिमम मिनिमम निकालना आसान है। लेट्स से आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या करो, मिनिमम वैल्यू अलग से निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू अलग से निकाल लो, तो आपका डायरेक्टली रेक्टेंगल के एरिया आसानी से निकल के आ जाएंगे, तो एक अच्छा एस्टिमेशन आ जाएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यहां पर फंक्शन यूज करना ज्यादा आसान है, अब यहां पर क्वेश्चन में वो फंक्शन देगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आपको केवल एफ एक्स इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो आप कर ही नहीं सकते। तो अब यहां पर दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत यहां आ सकती है कि हाउ टू सिलेक्ट एफ एक्स एंड जी एक्स, सॉरी जी एक्स एंड एच एक्स। मैं कैसे सिलेक्ट करूं कि इससे हमेशा बड़ा एक फंक्शन कौन है और इससे हमेशा छोटा एक फंक्शन कौन है। तो आपको अगर प्रैक्टिस चाहिए होती है इस पर्टिकुलर केस में, तो बस ये सिलेक्शन की प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा ना। क्योंकि आपको अगर जीएक्स का इंटीग्रेशन आता ही है, तो हमने तो बहुत सारे इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो हम इंटीग्रेट तो उस चीज को कर ही लेंगे, तो हमें एक बेसिक आइडिया तो लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग आ रही बात समझ में? तो एक बार करके देखते हैं जल्दी से। आई गेस ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ई की पावर एक्स स्क्वायर, नाउ दिस इज अ फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सबसे सिंपल होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। तो अब अगर हमें ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते ही नहीं आता, तो हम यहां पे क्या रुक जाएंगे? नहीं, हम इसका एक एस्टिमेट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एस्टिमेट निकालने के लिए आप क्या सोच सकते हो, यहां पर या तो आप रेक्टेंगल मेथड यूज करोगे या फिर साथ में जो फंक्शन है उसका आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर आई गेस लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिंपलर वन विच इज रेक्टेंगल मेथड। ठीक है, रेक्टेंगल मेथड में हम देखो क्या कर सकते हैं। मुझे यहां पे जल्दी से देखिए बताओ कि ई की पावर एक्स स्क्वायर जो आपके पास में फंक्शन है, क्या ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द रेंज 0 से 1? ट्राई करके देखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में 2x भी आएगा। अगर मेरा जो x है वो केवल 0 से लेके 1 तक ही जा सकता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि एफ एक्स आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग है, एफ एक्स आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है, ऑलराइट। अगर आपका एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगा?
जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वहां पे आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, जो मिनिमम इनपुट है उसमें मिनिमम आएगा, जो मैक्सिमम इनपुट है उस पर आपका मैक्सिमम आंसर निकल के आएगा। तो यहां पर अगर मैं एक रफ स्केच आपको बना के बताऊं कि इसका ग्राफ का रफ स्केच कैसा होगा, तो देखते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 पे आनी चाहिए, तो 0 डाल के देखो इसके अंदर कितना है, 0 डालोगे तो इसके अंदर 1 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है इस रेंज में वो इसकी 1 पे ही आएगी, तो 1 डालने पे इसका आंसर कितना आता है, ई इसका आंसर आता है। तो ई से लेके 1 तक आपका कुछ तो ग्राफ बनेगा। आई एम नॉट श्योर ये कैसे बनेगा, मैंने कुछ भी कनेक्ट कर दिया टू जस्ट गेट एन आइडिया कि यहां पर हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे पास जो एक्चुअल कैलकुलेशन से आंसर आना चाहिए इंटीग्रेशन का वो ये होना चाहिए, बट आई एम नॉट एबल टू गेट दिस आंसर, मैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं जानता हूं। तो मैं यहाँ पे अब दो अलग अलग ट्राइंगल जो अलग अलग रेक्टेंगल इमेजिन करूंगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल में इमेजिन करूंगा कौन सा वाला, नीचे वाला, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है इसका क्या आप मुझे जल्दी से एरिया बता सकते हो? नीचे वाला जो एरिया है वो आपका कितना आएगा बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर dx 0 से लेके 1 तक। आप ये बोल सकते हो कि ये हमेशा किससे बड़ा होगा, इक्वल टू भी लगाने की जरूरत नहीं है ना, हमें दिख ही रहा है कि ये बड़ा होगा, ठीक है। किससे बड़ा होगा, आपका जो यहाँ पर विड्थ है वो कितना है 1, आपकी जो हाइट है वो भी कितनी है 1, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा इसका आंसर। लेकिन आपको जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बनेगा उसकी हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, आपको ई हाइट लेनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ 1 आप यहां पर ई हाइट लोगे, बेस का तो वैल्यू आपका 1 ही रहने वाला है, तो ये हमेशा किससे छोटा रहेगा, आपको गारंटी मिल रहा है ये आपका ई से छोटा रहेगा। 1 इंटू ई, 1 इंटू ए मतलब बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, ई हो गया। इस तरीके से आप यहां पर एस्टिमेट करके बता रहे हो थ्रू रेक्टेंगल मेथड कि इसका आंसर 1 से लेके ई के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहां पर दूसरा वाला मेथड भी अप्लाई करके देखते हैं। सेकंड अप्रोच कुड बी टू यूज अ नोन फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर मैं एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, है ना। यू कैन सिलेक्ट कि आपको कौन सा अप्रोच ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, तो यहां पर सेकंड जो है मेथड बच्चों, आप यहां पर क्या यूज कर सकते हो, एक नॉन फंक्शन यूज कर सकते हो। तो e की पावर x स्क्वायर जैसा जो नॉन फंक्शन मुझे पता है दैट इज e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर के जैसा मुझे जो फंक्शन बताया दैट इज e की पावर x। तो मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पर कौन सा वाला बड़ा रहेगा और कौन सा वाला छोटा रहेगा, e की पावर x स्क्वायर बड़ा रहेगा या फिर e की पावर x बड़ा रहेगा। तो अगर मैं 0 से लेके 1 तक की बात करूं तो 0 डाल के देखो यहां पर क्या बनेगा, 0 डाल के यहां पर 1 बनेगा, और 0 डालेंगे अगर इसके अंदर 1 डालूंगा तो e बनेगा, ठीक है। 1 डालेंगे तो e बनेगा, तो ये 1 बन रहा है और ये e बन रहा है। लेकिन इसी के प्लेस में अगर मैं e की पावर x का डिस्कशन करूं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भी 0 डाल के 1 ही बनता है और 1 डाल के यहां पर भी e ही बनता है। तो ये दो ऐसे फंक्शन है जिनका 0 और 1 पे स्टार्टिंग और एंड बिल्कुल सेम है। लेकिन उसके बीच में क्या होने वाला है, उसके बीच में आपको ये पता चलेगा कि आप इसके बीच में जो इनपुट दोगे दैट वुड बी अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्चुअली छोटा हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो अगर मैं 1/2 पे वैल्यू चेक करने की कोशिश करूंगा तो एक्चुअली इसका e की पावर x स्क्वायर का आंसर छोटा आएगा। ये क्या बनने वाला है, e की पावर 1/4 बनने वाला है, जबकि वो क्या है, ये e की पावर हाफ ही है अभी। तो आपका जो दोनों ग्राफ बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा बच्चों, एक ग्राफ आपका आएगा ऊपर और एक ग्राफ आपका आएगा नीचे, ठीक है। नीचे वाला ग्राफ कौन सा रहेगा, छोटा वाला कौन सा रहेगा, e की पावर x स्क्वायर छोटा रहेगा, e की पावर x स्क्वायर छोटा रहेगा और e की पावर x आपका बड़ा रहेगा। तो आपके पास अब क्या इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आंसर आएगा, आप अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हो e की पावर x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1 देन इट वुड बी ऑलवेज लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर dx फ्रॉम 0 to 1। क्लियर हो रहा है। और राइट साइड वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको यहां पर क्या इंटीग्रेशन का आंसर मिलेगा, e की पावर x ही मिलने वाला है, इसके ऊपर लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1 तक। तो जो रिक्वायर्ड आपका क्वेश्चन है उसका आपको मैक्सिमम वैल्यू एक तरीके से मिल गया। 1 डालोगे तो e आएगा, 0 डालोगे तो 1 आएगा। तो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एज इन प्रीवियस केस कितना बता रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू हम e बता रहे थे, जबकि अगले वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू हम कितना बता रहे हैं, e-1। तो ये और ज्यादा बेटर सब्स्टिट्यूट, और ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन हो गया, और ज्यादा बेटर एस्टिमेशन हो गया किसका, आपके रिक्वायर्ड इंटीग्रल का। आ रही बात समझ में। इस तरीके से आप अपने मेथड डिसाइड कर सकते हो और इंटीग्रेशन का वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो। टू प्रैक्टिस दिस लेट अस टेक वन मोर होमवर्क ऑफ द डे। तो बच्चों आज मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, ठीक है, एक एस्टिमेशन वाला और एक लेबनीज वाला। ये आपका आज का सेकंड होमवर्क डिस्कशन है। ऑलराइट, चलो तो इसी के साथ में बच्चों हम इन दोनों के डिस्कशन के साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक वी वुड बी एबल टू कंप्लीट डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिस्कशन। सो कांग्रेचुलेशंस, वी हैव डन अ लॉट हियर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चों आपसे
कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर बच्चों यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ रही है, यू शुड कनेक्ट विद अस डेफिनेटली ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पर हमारे पास ज्यादा टाइम होता है बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आप वहां पर ज्वाइन करना चाहते हो, या तो आप पहले यूज कर सकते हो फ्री ट्रायल वाला यहाँ पर तरीका जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। 7 डे के लिए आप प्लस को फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 7 डे ट्राई कर चुके हो, देन यू शुड गो फॉर जेई लाइव कोड। ये कोड अगर बच्चों आप यूज करोगे तो फाइनल सब्सक्रिप्शन जब आप बाय करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड जेई लाइव। सो डू यूज दिस व्हेनेवर यू प्लान टू जॉइन अनअकैडमी प्लस। और ये जितना जल्दी आप बच्चों ज्वाइन करोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका बैकलॉग जो है बढ़ता जाएगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बैकलॉग करने में कन्वीनियंस ये आ रहा है कि सारे ही रिलेशंस जो है उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड विद दैट आई थिंक वी कैन एंड आवर सेशन। यहां पर आपके लिए जो हम टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, किस चैनल पे है बच्चों, ये अनअकैडमी जेई चैनल पे है, ठीक है, जहां पर अभी आप ये लेसन देख रहे थे। टू डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि यहां पर आपका कोई भी लेसन मिस ना हो। सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी जारी रहेगी। बच्चों यहां पर आपके कन्वीनियंस के लिए हम नोट्स देते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में। सो डू डाउनलोड द नोट्स आफ्टर दिस लेक्चर एंड डू प्रेस द लाइक बटन, ताकि यहां पर बाकी बच्चों को पता चले कि यहां पर जो डिस्कशन हुआ है, 1 घंटे जो हमने यहां पर टाइम स्पेंड किया है, इट इज वर्थ इट। और इसको आगे और स्प्रेड कर सकते हो आप बाय प्रेसिंग द शेयर बटन, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताओ, अपने फैमिली मेंबर्स को बताओ कि अब इंडिया में एक चेंज आ गया है, यहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रहा है फॉर फ्री, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।